तो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये है असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। तो पहले जानते हैं ट्रस्ट का वर्किंग पैटर्न क्या होता है। तो जैसे कि ABC एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका फाउंडर होता है या ऑथर, जो इसको बनाए उसको हम लोग फाउंडर या ऑथर कहते हैं। तो ये क्या है, जो संभालेगा ट्रस्ट। अच्छा, जिसको ट्रस्टी, एक ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी क्या होता है, जो ट्रस्ट को संभालता है। भले ही फाउंडर या ऑथर बनाया है ट्रस्ट, बट ट्रस्ट को संभाल रहा है ट्रस्टी। हो सकता है दोनों सेम ही आदमी हो। अब जिसको बेनिफिट दे रहा है उसको हम लोग बेनिफिशियरी कहते हैं। ट्रस्ट जिसको बेनिफिट दे रहा है उसको बेनिफिशियरी। तो मेनली क्या है, डोनेशन होता है ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट अप्लाई फॉर वेरियस पर्पज के लिए अप्लाई करता है। कैलकुलेट अगर करेंगे इनकम ऑफ ट्रस्ट तो कैसे करेंगे, डोनेशन जिसका रिसीव हुआ जितना, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है इन लोग को। जो भी आप डोनेशन रिसीव करो उस पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 15% का। तो फिर बैलेंस इनकम आया, और फिर माइनस इसमें करते हैं अप्लाइड इनकम। अप्लाइड इनकम में इसलिए कि जो भी आप इनकम कमाए वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर दिए। समझ लीजिए कुछ खाना मतलब नॉर्मल यूजेस में लगा दिया, यहाँ वहाँ लगा दिए। कुछ है डीम्ड अप्लाई इनकम, और एक है एक्यूमुलेटेड इनकम। ये आगे हम लोग और इसके बारे में जानेंगे। तो इनकम ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। अब AGP जो होता है, मतलब शायद कुछ जुडिशियल पर्सन था, मैं भूल गया। मतलब इनकम ऑफ ट्रस्ट जो आया वो AGP होता है, तो उस पर स्लैब रेट ही रखता है टैक्स का। तो इनकम आया, अब इस पर स्लैब रेट लगा देंगे टैक्स का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस का मतलब क्या होता है। अगर कोई चैरिटेबल, क्योंकि हम लोग चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट पढ़ रहे हैं बस। तो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस दोनों अलग अलग है। अब चैरिटेबल को तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 में डिफाइन किया है। क्या है चैरिटेबल, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन प्रोवाइड करना, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मेडिकल रिलीफ या एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। और रिलीजियस पर्पस को डिफाइन नहीं किया गया है, बट ये है प्लेस ऑफ वर्शिप। देखिए, जो भी अगर आप कोई ट्रस्ट खोल रहे हो उसमें आप बिजनेस भी कर सकते हो, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल करता है, उन लोग का ट्रस्ट भी, और लोग बिजनेस भी करता है अपना कुछ किताब बेच के। तो बिजनेस रिसीव जो है शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसीव ऑफ ट्रस्ट। ये हमेशा याद रखना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 20 बिजनेस रिसीव जो आप कमा रहे हो वो 20% एक्सीड नहीं करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट विल नॉट बी कैंसल्ड if business receive exceed 20% of the total receipt. However, exemption under section 11-12 will not be available in that year. पढ़ के समझ में आ गया। और 11-12 हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम, कहाँ कहाँ से सोर्स हो सकता है। तो एक डोनेशन से, फिर बिजनेस से अगर आप बिजनेस कर रहे हो कुछ, फिर है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। ये एक इनकम, डायरेक्टली इनकम नहीं है, बट हाँ कुछ आप सस्ता में खरीद पा रहे हो तो सब्सिडी, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया। और डोनेशन फ्रॉम अदर ट्रस्ट, कोई और ट्रस्ट से डोनेशन। अब एक होता है कॉर्पोरेट डोनेशन, इसको ये क्या होता है, तो ये कॉर्पोरेट डोनेशन पहला बात तो विल नॉट पार्ट ऑफ द इनकम। ये इनकम जब हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं इस इनकम का पार्ट नहीं बनेगा ये कॉर्पोरेट डोनेशन। यहाँ जो डोनेशन रिसीव आता है इसमें हम लोग हटा देते हैं कॉर्पोरेट डोनेशन। अब कॉर्पोरेट डोनेशन होता क्या है, तो इट इज़ सच डोनेशन विच कैन नॉट बी यूज इन नॉर्मल कोर्स। इट विल ओनली बी यूज इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी व्हेन सर्वाइवल ऑफ ट्रस्ट इज डिफिकल्ट। पढ़ के सुनना है, जब सर्वाइवल ऑफ ट्रस्ट के लिए ये दिया जाता है, नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। मेनली स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये पैसा यहाँ लगेगा, ऐसा कुछ होता है। पर कॉर्पोरेट अगर लिखा है तभी उसको हम लोग हटाएंगे इनकम से। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो है पहला सेक्शन 115 BBC। ये है टैक्सेबिलिटी ऑफ एनोनिमस डोनेशन। सेक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब एनोनिमस डोनेशन तो समझ में आओ कि कोई एनोनिमस आदमी आपको डोनेशन दे दिया है, तो वो डील करता है सेक्शन 105 BBC। क्या कहता है एनोनिमस डोनेशन। पहले एनोनिमस डोनेशन होता क्या है, तो व्हेन देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ अ डोनर, उसको। अब इसका टैक्स कैसे निकालना है, तो अब देखिए नॉर्मल डोनेशन पे तो ऐसे करके टैक्स लगा रहे हैं, ऐसे नॉर्मल निकाले और फिर ट्रस्ट ऑफ इनकम फिर उस पर टैक्स लगाएंगे। पर अगर एनोनिमस डोनेशन है उस पर कैसे लगाएंगे, तो उस पर है टैक्स रेट इक्वल टू 30% ऑफ हाई ऑफ द फॉलोइंग। 30% टैक्स लगेगा हाई ऑफ द फॉलोइंग। किसमें, 5% ऑफ टोटल डोनेशन या ₹1,00,000। इसमें से जो हायर आ रहा है उस पर 30% उसका अलग से टैक्स निकाल देंगे। फिर एनोनिमस डोनेशन का टैक्स निकल जाएगा, फिर बाकी आप डोनेशन का निकाल लीजिए ऐसे। तो हम लोग आगे क्वेश्चन में भी ये अच्छा सोर्स समझ पाएंगे। फिर टोटल डोनेशन होता है, उसमें क्या है, नॉर्मल डोनेशन रहता है, कॉर्पोरेट रहता है, एनोनिमस डोनेशन रहता है, और गवर्नमेंट सब्सिडी भी रहता है। अब एक एग्जांपल है जैसे छोटा सा,
अगर आपकी टोटल डोनेशन है 10 लाख, एनोनिमस डोनेशन है 3 लाख, तो अब देखिए एनोनिमस डोनेशन 3 लाख है, अब क्या है, या तो हायर ऑफ द फॉलोइंग पे अब एनोनिमस डोनेशन पे कितना टैक्स लेगा वो निकालना है, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे हायर ऑफ द फॉलोइंग, 5 लाख का 5% 10 लाख का टोटल डोनेशन का, तो कितना आया 50,000 या 1 लाख, दोनों में से कम क्या आया 1 लाख। तो अब ये 1 लाख जो है ये टैक्सेबल होगा नॉर्मल रेट पे। अब ऐसा नहीं कि ये हट गया, नहीं, ये 1 लाख जो आपका बच गया ये नॉर्मल रेट पे टैक्सेशन होगा। समझ ये 10 लाख था ना, तो अब 10 लाख टोटल डोनेशन था, उसमें 3 लाख एनोनिमस इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे निकाले कि हमको कितना पे निकालना है, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे हायर ऑफ द फॉलोइंग पे, तो जो भी बचता है बैलेंस उस पर 30% टैक्स लगता है। मतलब 2 लाख पे 30% टैक्स लग गया। 8 लाख जो भी है आपका उस पर फिर यहाँ पे आप मान के चलना, फिर 8 लाख है उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाना, फिर अप्लाइड करना, फिर इनकम निकाल देना। दिखाएं फिर, अंदर फॉलोइंग केसेस एनोनिमस डोनेशन विल बी टैक्सेबल एज नॉर्मल डोनेशन एंड नॉट 30%। मतलब इस केस में एनोनिमस डोनेशन जो है वो उस पर 115 बीबीसी नहीं लगेगा। कौन सा केस है, अगर इफ़ रिसीव बाय होली रिलीजियस ट्रस्ट, अगर कोई पूरा का पूरा रिलीजियस ट्रस्ट है वो रिसीव करता है तो उस पर फिर उसको नॉर्मली डोनेशन मानेंगे। क्योंकि देखिए रिलीजियस ट्रस्ट में मोस्टली एनोनिमस डोनेशन ही होता है, जो पेटी दान होता है उसमें आप पैसा डाल रहे हो तो एनोनिमस ये पता थोड़ी चलता कौन कितना क्या डाल रहा है। या फिर इफ रिसीव बाय होली रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, however it will be taxable under 55 BSE if it received with specific direction and it should be used for education and hospital or medical purpose। मतलब आपको एक एनोनिमस डोनेशन मिला है बट उसमें स्पेसिफाई कर दिया है। देखिए यहाँ पे यही कॉर्पोरेट डोनेशन जरूरी नहीं कि स्पेसिफाई करना, कॉर्पोरेट से हो गया। तो वही है कि अगर आपको एनोनिमस डोनेशन मिला है पर स्पेसिफाई कर दिया है शुड बी यूज, और किस लिए स्पेसिफाई किया, एजुकेशन या हॉस्पिटल या मेडिकल पर्पज़ के लिए स्पेसिफाई किया है, तब हम लोग इस पर 115 बीबीसी लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे रिलीजियस पे। याद रखिए रिलीजियस पे 115 बीबीसी नहीं लगता है अनलेस एनोनिमस डोनेशन स्पेसिफाई कर दिया है कि वो एजुकेशन हॉस्पिटल या मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 11(1), जो सेक्शन 11-12 का बात करा था उसका है। पहले 11 सबसेक्शन 1, ये रिमेनिंग 85% का, रिमेनिंग 85%, तो ये डोनेशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो लेस कर दिया, फिर जो रिमेनिंग बचा उसके बारे में बात कर रहा है कि एनी इनकम अप्लाइड फॉर द पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट विल बी डिडक्टेड, इट मे बी ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर। मतलब जो है इनकम अप्लाइड, मतलब मैं आपको पहले बताया था इनकम अप्लाइड मतलब भी बोल रहा है जो भी आप इनकम आप कमा वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर दिए, मतलब कहाँ कहाँ खर्च कर दिए। तो अगर वो रेवेन्यू नेचर है तब भी उसको इनकम अप्लाइड लेंगे, कैपिटल नेचर है फिर भी लेंगे। हाउएवर इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी डिडक्टेड एज ऑल, समझ लीजिए कि मैंने एक मशीन खरीदा 50 लाख का। अब देखिए जनरली बोला था कि 50 लाख का एक बड़ा अमाउंट है तो इसको आप डायरेक्टली, या फिर जैसा बिजनेस के ऊपर बड़ा अमाउंट अगर लग रहा है 50 लाख, तो इसको आप डायरेक्टली मतलब पूरा लेस मत करो पीएल में, एज ए डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा करके लेस करने के लिए। पर चैरिटी ट्रस्ट के पास एक ऑप्शन है कि आप पूरा ही या तो लेस कर दो एक बार में, या फिर आप धीरे धीरे डेप्रिसिएशन जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे कर सकते हो। अगर आप पूरा ही एक बार में लेस कर दोगे कैप, क्योंकि यहाँ लिखा है कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर का आप एक्सपेंस लेस मतलब इनकम में अप्लाइड यूज़ कर सकते हो, मतलब वही एक्सपेंस। अगर आप एक बार में पूरा यूज़ कर दिए, समझ लीजिए बिल्डिंग लिए थे 20 लाख का, एक बार में डिडक्ट कर दिए, देन ऑन सच एट डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन देते हैं इसलिए कि वो धीरे धीरे करके कर पाए, पर आप पूरा एक बार कर लिए तो फिर आपको क्यों दें। अब अप्लाइड इनकम तो वही 85% ऑफ इनकम में जो इनकम अप्लाई कर दिया मतलब यूज़ कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट, इसको बोल रहे हैं अप्लाइड इनकम। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेटरी नोट है। फिर है एनी इनकम अप्लाइड एज कॉर्पोरेट डोनेशन टू अनदर ट्रस्ट देन सच इनकम कान बी डिडक्टेड एज अप्लाइड। मतलब हम लिखे हैं कि कोई इनकम हमको, मतलब हम किसी और को ऐसा कॉर्पोरेट डोनेशन दे रहे हैं तो भी वो अप्लाई, मतलब उसको हम लेस नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे जो था ना इनकम अप्लाइड, यहाँ ये इनकम अप्लाइड यहाँ से फिर लेस नहीं कर पाएंगे अगर हम कोई और ट्रस्ट को कॉर्पोरेट डोनेशन दे रहे हैं। जैसे कि देखिए अगर ट्रस्ट ए है, ये अप्लाइड एज कॉर्पोरेट डोनेशन टू ट्रस्ट बी, समझ लीजिए पब्लिक से नॉर्मल डोनेशन मिला इसको और फिर ये कॉर्पोरेट डोनेशन इसको दे दिया, और अभी चाह रहा है कि मेरा बैलेंस वाला जो रिमेनिंग 85 था उससे हम अपना इनकम अप्लाइड करके इसको लेस कर दें, तो ये डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इसको जो मिल रहा है ये भी डिडक्ट नहीं होगा। सच कॉर्पोरेट डोनेशन विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ बी। अगर इसका इनकम का पार्ट ही नहीं बन रहा है तो ये अपना क्यों डिडक्ट कर ले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्सेशन का लॉस हो रहा था कि तुम यहाँ डिडक्ट करके अपना प्रॉफिट भी कम करके हमको कम टैक्स लो
और यहाँ जो इसको तुम दे रहे हो वो अपना इनकम में इसको पार्ट मानेगा ही नहीं, तो हमको ऐसे उसका कम टैक्स मिलेगा। तो इसलिए अगर आप किसी और ट्रस्ट को कॉर्पोरेट डोनेशन दे रहे हो तो डोनेशन दे रहे हो एज कॉर्पोरेट डोनेशन, तो आप डिडक्ट नहीं कर सकते एज इनकम अप्लाइड। अब रीपेमेंट ऑफ एनी लोन कैन बी डिडक्टेड एज इनकम अप्लाइड। अगर आपको रीपेमेंट का समझने में बात है। अब अगर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40AI, 40A2, 40A3 एक्सेट्रा अप्लाइड ऑन ट्रस्ट, मतलब देखते हैं, समझ लीजिए कोई ट्रस्ट है, उसको 1 लाख का पेमेंट करना है एक नॉन रेजिडेंट को, इस पर 40 सबसेक्शन AI लग जाएगा। अब इस पर TDS नॉट डिडक्टेबल और डिडक्टेड, इस पर TDS जो लगता है आपका, किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उस पर TDS लगता है, नॉन रेजिडेंट करो तो आपको ही कटना पड़ता है। वो TDS जो है वो डिडक्ट हुआ नहीं है तो डिडक्ट हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ गवर्नमेंट को, तो ये 1 लाख कांट बी अप्लाइड। ये 1 लाख जो आप है इसको आप लेस नहीं कर सकते एज अप्लाइड इनकम, क्योंकि आप इस पर TDS नहीं खाते हो। तो व्हाट इफ इज, अगर ये रेसिडेंट होता, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है इसलिए तो सीधा पूरा का पूरा 1 लाख ही हम बोलेंगे नहीं अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये रेसिडेंट होता तो 30,000 कैन नॉट बी अप्लाई, मतलब फिर हम बोल देते कि ठीक है तुम काटे या नहीं काटे, हम तुम्हारा इनकम में से 30,000 डाल दिया, मतलब 70,000 तक तुम अप्लाई कर सकते हो, बाकी 30,000 हम मान के चलेंगे कि तुम मेरा TDS काट लिए, तो 1 लाख तुम अप्लाई नहीं करोगे, अब 70,000 ही तुम अप्लाई कर पाओगे। तो अब सेक्शन 40A2 है, वह एक्सेस और अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव, मतलब कोई ट्रस्ट है वो अपना रिलेटिव ऑफ ट्रस्ट जो भी हो कोई, उसको 2 लाख पेमेंट कर दिया, जबकि रीजनेबल 1.5 लाख लग रहा था, 1.5 लाख। तो एक्सेस जो आप 50,000 उसको पेमेंट कर दिए वो आप डिडक्ट नहीं कर सकते एज इनकम अप्लाइड। नेक्स्ट सेक्शन 40A3, ये कैश पेमेंट का, कि अगर 10,000 से ज़्यादा आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो डिसअलाउड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि 10,000 पूरा, अगर 10,000 से एक्सीज करता है तो वो पूरा क्या तो डिसअलाउड होगा या फिर 10,000 तक डिसअलाउड हो जाएगा। तो एक एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। देखिए ट्रस्ट है, वो कोई पेमेंट किया मशीनरी का 50,000 पूरा कैश में दिया, 50,000 मिस्टर एक्स को, तो ये पूरा 50,000 ही एंटायर 50,000 कैन नॉट बी डिडक्टेड एज अप्लाइड। मतलब ऐसा नहीं कि 50,000 किया तो ठीक है हम 40,000 डिडक्ट नहीं कर सकते, बाकी 10,000 डिडक्ट कर सकते, नहीं, पूरा 50,000 ही आपका नहीं डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ़ 85% ऑफ इनकम कुड नॉट बी अप्लाइड ड्यू टू, अगर वो 85% ऑफ इनकम जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, मतलब एक्सपेंस के हिसाब से लेस नहीं कर पा रहे, किन कारणों की वजह से? 2 कारण है। एक तो नॉट रिसीव्ड ऑफ डोनेशन, मतलब रिकॉग्नाइज एज इनकम ऑन ड्यू बेसिस, मतलब डोनेशन ड्यू बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब डोनेशन अभी तक हमको मिला नहीं है पर मिल जाएगा, डोनेशन स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो इसका क्या है कि सच डोनेशन विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड एज अप्लाइड इफ SSC गिव्स डिक्लेरेशन टू AO, मतलब SSC जो होगा, मतलब ट्रस्ट होगा, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा AO को दैट ये जो इनकम हम अप्लाई कर रहे हैं, भले ये डोनेशन हमको मतलब भले ही हम इनकम जो है अभी तक हम अप्लाई किए नहीं है, ये लगाए नहीं है खर्चा, बट हम इसको ड्यू बेसिस पे लगा रहे हैं। तो इफ़ एज अप्लाइड मतलब खर्चा इनकम अप्लाइड यूज़ कर सकते हैं, लेस कर पाएंगे। इफ़ SSC गिव्स डिक्लेरेशन टू AO दैट इट विल बी अप्लाइड इन द ईयर ऑफ रिसीट और इन नेक्स्ट ईयर, मतलब समझ लीजिए हमको किसी को पैसा पेमेंट करना था पर अभी तक हम किए नहीं, तो पर फिर भी हम लेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ये वो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं बट नेक्स्ट ईयर में तक कर देंगे, नेक्स्ट ईयर तक करना रहेगा, याद रखिएगा। दिस ईयर में आपका है इन द ईयर ऑफ रिसीट और इन द नेक्स्ट ईयर। अब अगर कोई ह्यूज डोनेशन रिसीव्ड हुआ है एंड ऑफ द टाइम पे, मतलब हम बुक क्लोज करने आते हैं एकदम बड़ा सा कोई डोनेशन आ गया तब, तो सच डोनेशन है वो अलाउ हो जाएगा, will allow to be deducted as applied, वो अलाउ हो जाएगा डिडक्ट करने का एज अप्लाइड इनकम इफ SSC गिव डिक्लेरेशन टू इट विल बी अप्लाइड इन नेक्स्ट ईयर। समझ लीजिए कोई बड़ा डोनेशन आ गया 50 करोड़ का, तो हम उसको भी एज अप्लाइड इनकम डिडक्ट कर सकते हैं अगर हम डिक्लेरेशन दे दें कि ये जो 50 करोड़ हमको डोनेशन मिला है ये हम नेक्स्ट ईयर तक पूरा अप्लाई कर देंगे, पूरा 50,000 कहीं ना कहीं अप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए तब हम कोई 50,000 का भी अप्लाइड इनकम डिडक्ट कर पाएंगे। तो नोट यहाँ पे कि ऑल द डिक्लेरेशन शुड बी सबमिटेड बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। तो नेक्स्ट है अब हम लोग का इनकम एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड एज अप्लाइड टू फॉलोइंग कंडीशन, मतलब उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी अगर हम लोग कुछ एक्यूमुलेट कर मतलब जमा कर रहे हैं, समझ लीजिए बहुत सारा डोनेशन जमा कर रहे हैं, हमको बहुत बड़ा एक प्लॉट या बिजनेस
खरीदना है तो हम धीरे धीरे सब जमा कर रहे हैं, तो हम उसको भी डिडक्ट कर सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या एक्यूमुलेटेड इनकम, इट मीन्स बहुत इनकम एक्यूमुलेट कर रहे हैं टू बाई या इन्वेस्ट समवेयर, लाइक बिल्डिंग बनाएंगे या फिर जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो हम एक बार में उतना ना करके धीरे धीरे जमा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जमा कर रहे हैं, हम एक बार तो यूज़ करेंगे इसको, तो हम इसको भी एज अप्लाइड, इसको भी एज अप्लाइड डिडक्ट कर सकते हैं, बट कुछ फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करना था। पहला कि जो भी आप पे एसएससी शुड फर्निश स्टेटमेंट स्टार्टिंग पीरियड एंड पर्पस ऑफ एक्यूमुलेशन मैक्सिमम 5 ईयर्स, मतलब उसको फर्निश करना पड़ेगा स्टेटमेंट, स्टार्टिंग पीरियड कि क्या कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे जमा करना और पर्पस क्या है, और ये मैक्सिमम 5 साल तक ही ये जमा कर सकते हैं। फिर है कि सच मनी शुड बी इन्वेस्टेड इनटू सेफ मोड, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब आप जमा करोगे तो थोड़ी बैंक पे डालोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है कहीं आप इन्वेस्ट कर देते हो क्योंकि पैसा थोड़ा तो बढ़े, तो हमेशा वो सेफ मोड ही में इन्वेस्ट होना चाहिए। सेफ मोड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि सेफ मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5) और सच मनी शुड नॉट बी डोनेटेड टू एनी अदर ट्रस्ट। ऐसा नहीं कि हम किसी और वैसा जमा किए कि और एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम कोई और में डोनेट कर दिया, नहीं वैसा नहीं कर सकते। तो ये है कि उसका आप 5 साल तक वैसा जमा कर सकते हो, और उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपको फर्निश करना पड़ेगा एसेसिंग ऑफिसर को, एज शुड फर्निश स्टेटमेंट, स्टार्टिंग पीरियड और पर्पस बताना पड़ेगा। फिर इन्वेस्ट सेफ मोड में करना पड़ेगा स्पेसिफाइड सेक्शन 11 सबसेक्शन 5, और डोनेट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है एग्जेम्पशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 शैल बी विड्रॉन इन फॉलोइंग सिचुएशन। जो एग्जेम्पशंस मिलता है सेक्शन 11(2) मतलब इसके हिसाब से इसका जो एग्जेम्पशन है मतलब कि एक्यूमुलेटेड को भी आप इसमें कर सकते हो। इसका एग्जेम्पशन जो है आपको ये विड्रॉ हो सकता है कुछ सिचुएशन में। क्या? पहला कि अगर आप नॉट अप्लाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अब यहाँ पे पर्पस स्पेसिफाइड पर्पस के होना चाहिए ना आपका खाली है, तो आप बस बेफर्क नहीं कि जमा किए जा रहे और इसका अप्लाइड मान नहीं, कोई स्पेसिफाइड पर्पस होना चाहिए आपको। हम बिल्डिंग कर देंगे यहाँ ये करेंगे, अगर आपका कोई स्पेसिफाइड पर्पस नहीं है तब हमको विड्रॉ कर लेंगे एक्सेप्शन। नेक्स्ट है कि अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल रहे हो अंडर सेक्शन 11(5) तब आपका विड्रॉ हो जाएगा ये एग्जेम्पशन। ये एग्जेम्पशन मतलब वही है कि आप इसको लेस कर पा रहे हो एज अप्लाइड इनकम। और थर्ड है कि नॉट अप्लाइड विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मैक्स पीरियड है मतलब नॉट अप्लाइड। हाँ देखिए मैं अप्लाइड करने का पीरियड क्या है, जब आप जमा कर रहे हो ना, ये आपको जो भी जमा कर रहे हो ये आपका किन साल तक आपको यूज़ कर लेना चाहिए। मतलब आप धीरे धीरे जमा करते करते आपके पास 50 करोड़ आ गया, आपको एक बिल्डिंग खरीदना है, पर ये कितना टाइम तक आपका खर्च हो जाना चाहिए, स्पेसिफाइड टाइम जो आप स्पेसिफाई किए हो टाइम कि भाई हमको इतना टाइम लगेगा, उतना प्लस 1 साल और दिया जाता है। तो बस वो स्पेसिफाइड टाइम जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो, जो कि स्पेसिफाइड टाइम भी आप मैक्सिमम 5 ईयर तक ही स्पेसिफाई करें। वैसे नहीं बोल सकते हो कि हम 6 महीने का स्टार्टिंग पीरियड रखें, 6 साल तक जमा करें, नहीं 5 ईयर तक ही स्पेसिफाइड टाइम हो सकता है, प्लस 1 और साल दे दिया जाएगा। और डोनेट कर दिया अगर कोई दूसरा ट्रस्ट को, मतलब उसी का ऑपोजिट है, डोनेट कर दिया दूसरा तो आपसे विड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है सब सेक्शन 13 सबसेक्शन 9, ये डिनाइल ऑफ एग्जेम्पशन, मतलब इस समय है कि एग्जेम्पशन आप पे विड्रॉ कर दिया जाएगा पर यहाँ आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये है कि रिटर्न ऑफ इनकम और स्टेटमेंट अगर आप फर्निश नहीं किए तो आपको ये एग्जेम्पशन, कोई भी एग्जेम्पशन यहाँ नहीं मिलेगा अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम और स्टेटमेंट फर्निश नहीं किए ड्यू डेट तक। नेक्स्ट है सेक्शन 11(4) या फिर 4A, यह है बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया था बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट का 20% वाला जो था कि 20% रिसीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको क्या था मतलब ट्रस्ट का, आपको ट्रस्ट का इससे हटाया नहीं जाएगा बट आपको वो इनकम को टैक्सेबल मतलब उस पर वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, शायद वो बता रहा था। हाँ मैं वही बोल रहा था कि डिडक्शन जो मिल रहा है 11 और 12 के हिसाब से वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब वो जो अप्लाइड इनकम का जो था 11 वो सब डिडक्ट ऐसे नहीं कर पाओगे। तो पढ़ते हैं इसको कि इफ़ बिजनेस इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट, अगर इंसिडेंटल है अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए ये बिजनेस करना जरूरी है ऑफ ट्रस्ट एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, और इसके बिजनेस का एकदम डिफरेंट ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है ट्रस्ट का अलग, देन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 112 एंड 1 कैन बी क्लेम्ड ऑन बिजनेस इनकम। ऊपर का सब डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 11(1) और 11(2) का सारा डिडक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है और अब इसका आप सेपरेट बुक कर रहे हो। In assessment, if AO finds any concealed income is in respect of business, then exemption under section 11 subsection 1 and subsection 2 shall not be available in respect of such cancelled income.
वही है कि अगर पता चल गया कि भाई कुछ कंसील इनकम है तो ये इसे एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। अब एग्जाम्पल ऐसे इस्कॉन सेलिंग भगवत गीता, बिजनेस है बट इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है सेक्शन 11 सबसेक्शन 7, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या कह रहा है कि ट्रस्ट विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्शन ऑफ सेक्शन 10, मतलब ट्रस्ट जो है वो सेक्शन 10 का एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कब, कौन कौन सा सेक्शन 10 का एग्जाम्शन क्लेम कर सकता है, बस 10 सबसेक्शन 1 जो कि एग्रीकल्चर इनकम होता है फ्रॉम इंडिया इज एग्जाम, और 10 सबसेक्शन 23C जो कि हॉस्पिटल, मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्शन होता है। तो ये दोनों एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो एक सेक्शन 10 का, बाकी कोई भी सेक्शन 10 का एग्जाम्शन आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आप ट्रस्ट हो तो। 10 सबसेक्शन 1 और 10 सबसेक्शन 23C। नेक्स्ट सेक्शन 12 है, ये कह रहा है एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 विल बी अवेलेबल इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। क्या एडिशनल कंडीशन है कि ये सब कंडीशन फुलफिल होगा तभी आपको 11 और 12 का एग्जाम्शन मिलेगा। क्या क्या एडिशनल कंडीशन कि आप पहले तो आप रजिस्टर होना चाहिए अंडर सेक्शन 11 12 AB, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि रजिस्ट्रेशन होता है ट्रस्ट का अंडर सेक्शन 12 AB। और ट्रस्ट शुड कंडक्ट ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसका ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 11(2) इज मोर देन बेसिक एग्जाम्शन लिमिट जो कि 2.5 लाख है बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्शन। अब इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ कि एग्जाम्शन इज अवेलेबल फ्रॉम द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कब से आपको एग्जाम्शन मिलना शुरू हो जाएगा, जब से आप अप्लाई किए। तो मतलब आप ट्रस्ट आपका चल रहा था आप अप्लाई किया, 1 साल बाद आपको ट्रस्ट मतलब बना दिया गया, तो आप पिछला साल का भी एग्जाम्शन ले पाओगे, तो क्योंकि ये लिखा है कि एग्जाम्शन ईयर ऑफ एप्लीकेशन से मिलना शुरू हो जाता है। फिर एग्जाम्शन फॉर अर्लियर असेसमेंट ईयर, अगर आप कुछ मतलब वही मैं जब पहले बता रहा था कि आप एप्लीकेशन अभी किए, नेक्स्ट ईयर आप में आपका हो गया, तो आप पिछला साल का भी क्योंकि आप वहाँ आप अप्लाई किए थे तो आपका तब का भी एग्जाम्शन ले सकोगे। तो उसी के बाद कह रहा है कि एग्जाम्शन ऑफ अर्लियर असेसमेंट ईयर कैन बी ग्रांटेड इफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट वाज सेम ऑन द बेसिस ऑफ विच इज रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड। असेसमेंट शुड बी पेंडिंग फॉर असेसमेंट ईयर, मतलब हाँ ये है कि आप प्रीवियस ईयर, अगर आपका प्रीवियस ईयर का असेसमेंट जो हो रहा है जिसका आप लेना चाह रहे हो अपना एग्जाम्शन, अगर उसका असेसमेंट हो चुका है असेसमेंट, तब तो आपको कुछ नहीं मिला भाई, उसका असेसमेंट सब कुछ क्लियर हो गया, फिर उस पर क्या करें। अगर उस असेसमेंट उसका अभी भी पेंडिंग है तब आप उस पर एग्जाम्शन ले सकोगे। फिर एग्जाम्शन फॉर अर्लियर असेसमेंट ईयर विल नॉट बी अवेलेबल इफ ट्रस्ट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन सच ईयर एंड एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड और रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड। तो समझ में ही आ गया होगा कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, तो उस ईयर का असेसमेंट आपको तो मतलब प्रीवियस ईयर भी अगर हो तो उसका नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है नो असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 जो कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है या री ओपनिंग ऑफ केस। अगर आपका नो असेसमेंट है अंडर सेक्शन 147 विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस दैट अर्लियर इट वॉज नॉट रजिस्टर्ड। अच्छा, मतलब ये थोड़ा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि आप कोई असेसमेंट 147 सेक्शन के हिसाब से नहीं कर सकते असेसमेंट, इनकम असेसिंग ऑफिसर को बोला जा रहा है जो कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है या फिर रीओपनिंग कोई केस कर रहे हो, विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस, किस बेसिस पर आप ये असेसमेंट नहीं कर सकते कि भाई ये पिछला पहले तो ये रजिस्टर नहीं था तो उस हिसाब से आप नहीं कर सकते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिलेटिव्स के बारे में बोल रहा था, जो मैं बता रहा था कि आप रिलेटिव्स को पेमेंट कर रहे हो वो वाला। तो उससे रिलेटिव्स क्या होता है, तो हमें से क्या था कि एक ट्री बना है, रिलेटिव्स को क्या क्या हो सकता है। मोस्टली टाइम पे डायरेक्ट टैक्स में रिलेटिव्स किसी का यही होता है। पहला है सेल्फ और आपका स्पाउस, आपका बच्चा चिल्ड्रन। अब आपका ब्रदर एंड सिस्टर और स्पाउस के भी ब्रदर एंड सिस्टर, आपके मदर फादर, स्पाउस के भी मदर फादर, आपके मदर एंड फादर के भी ब्रदर एंड सिस्टर और आपके फादर के भी ब्रदर एंड सिस्टर। और यहाँ पे स्पाउस का वैसा नहीं है। और आपके मदर के ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, आपके फादर के भी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, बट आपके स्पाउस का मदर फादर तो है ही, उनके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर और उनके भाई बहन, और इन सब के स्पाउस भी आपको रिलेटिव माना जाएगा। अब नेक्स्ट एक और सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, ये एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 11 शैल नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। वापस वही कुछ जो इन्फॉर्मेशन इस सब में सेक्शन 11 नहीं लगेगा। पहला है इनकम फ्रॉम प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, अगर आप इनकम मिल रहा है आपको प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, मतलब एक मंदिर बनाया बट बस अपना फैमिली वाला ही अलाउ है, तब अगर आप इससे इनकम कमा रहे हो तो आपको कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, वही एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 11 मतलब अप्लाइड इनकम वाला होगा। फिर है इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी, एक मंदिर बनाए जहाँ बस एक ही कास्ट के लोग अलाउ है, एग्जाम्पल है वो,
तब भी आपको सेक्शन 11 का नहीं मिलेगा। फिर इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्पस, ये रिलेटिव, तो यहाँ पे रिलेटिव का ही मैं डिस्कशन कर दिया कि क्या है। फिर फंड्स नॉट इन्वेस्टेड इन सेक्शन 11(5), वही सेफ फंड या गवर्नमेंट फंड में अगर आप इन्वेस्ट नहीं किए स्पेशल पर्पस के लिए, तो आपको सेक्शन 11 जो था उसका 2 था शायद, सब सेक्शन 2, तो उसका आपको नहीं मिलेगा। एक नोट है कि इफ़ सेक्शन 13(1) अप्लाइड देन ट्रस्ट इनकम इज टैक्सेबल एट मैक्सिमम। अगर 13(1) अप्लाई हो जाता है, 31 उतना पढ़ना नहीं है, बट 31 अगर अप्लाई होता है तो आपका ट्रस्ट का जो इनकम होता है वो स्लैब रेट में रख के मैक्सिमम मार्जिनल रेट में लगेगा, मतलब MMR। तो MMR अभी का क्या है, अभी देखिए अभी मैक्सिमम क्या है 30% है, उस पर आप 50 लगा सकते हो, हाईएस्ट 25%, 25% का 30%, 37.5 हो गया, उसमें 4% का आप हेल्थ एंड एजुकेशन लगा, तो अभी का MMR चल रहा है 39%। नेक्स्ट सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 है, यह कैपिटल गेन का डीम्ड टू बी अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। एग्जांपल देखते हैं कि कोई ट्रस्ट है, वो एक कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है, तो उससे आपको कैपिटल गेन होगा। अब कैपिटल गेन है, ये टैक्सेबल है कि नहीं, ये पता करना है। इन्वेस्टेड बाय ट्रस्ट ऑन न्यू एसेट, अगर समझिए जो कैपिटल गेन हुआ, आपको एक मशीन आप बेच दिए थे बहुत, या फिर घर बेच दिए थे, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ, तो अब आप इसी को इन्वेस्ट कर दिए और अनंतर एसेट एक और दूसरा घर खरीद लिया, तो फिर इसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। क्या एग्जम्पशन होगा, एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। अगर आप पूरा का पूरा एंटायर कैपिटल गेन अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट, पूरा जो भी कैपिटल गेन था वो पूरा इन्वेस्ट कर दिया और एसेट में, तो पूरा एग्जाम्प्ट है। ये तो नॉर्मली हम लोग कैपिटल गेन में देखते ही हैं, बट यहाँ पर एक अलग चीज़ है, अगर आप एंटायर अमाउंट री इन्वेस्ट नहीं किए तब आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो भी आपको कॉस्ट लगा नया एसेट का माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, जितना डिफरेंस हुआ यही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब समझिए आप 50 करोड़ का ही घर था, आप उसको बेचे थे तो आपको 50 करोड़ मिला, अब आप 50 दूसरा एक जगह पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया जो आपको 30 करोड़ में आप ले लें, तो भी आपको 20 करोड़ बच रहा था। तो पहले क्या होता था, तो ठीक है 30 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, 20 करोड़ पर टैक्स लगेगा, वैसा नहीं है। फिर अब देखिए 30 करोड़ आपका 20 करोड़ का घर लिया, सॉरी 30 करोड़ का घर लिया, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 30 CR, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट मतलब सॉरी हाँ समझिए एंटायर अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड अगर हो तो ये फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कर लीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा। एग्जाम्पल से भी आगे देखिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C, जो मेडिकल वो था हॉस्पिटल एजुकेशन वाले के लिए, कि इनकम ऑफ फॉलोइंग हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट इन फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे था 10(1) भी था एग्रीकल्चर, वो भी फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, तो इसका भी फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा कुछ केसेस में। कौन सा केसेस है कि हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, मतलब ये लोग 51% मोर देन और इक्वल टू 51% अगर फाइनेंस गवर्नमेंट करता है तब आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 यूज़ होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी को मतलब ये मिलता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल और एजुकेशनल पर्पस उस एग्रीगेट टर्नओवर है इज़ अप टू 5 करोड़, तो उन लोग को ये मिल सकता है 1023, मतलब डिफरेंट केसेस है। थर्ड है कि हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है विच आर अप्रूव बाय CIT कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिसर, अगर वो अप्रूव कर देता है तो आपको इस सेक्शन के हिसाब से एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नोट है इसमें कि मोटिव ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी अबाउट अर्निंग प्रॉफिट। तो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट मतलब फर्दर में देखते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ लेते हैं कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, कि रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट कैसे होता है। तो पहले की अर्लियर रजिस्ट्रेशन जो होता था वो 12A के अंदर दिया जाता था, बट अब ग्राउंड होता 12AB के अंदर, मैं पहले भी बताया था। नेक्स्ट है कि अर्लियर रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी होता था वह परपेचुअल, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो लाइफ टाइम के लिए, बट अब ऐसा नहीं है, अब आप मैक्सिमम 5 ईयर तक है। आफ्टर दैट ट्रस्ट नीड्स टू रीन्यू इट्स सर्टिफिकेट। फिर वाइल ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन इंक्वायरीज अंडर अदर एक्ट्स विल ऑल्सो बी डन, कोई अदर एक्ट्स की इंक्वायरी से वो भी कम जगह जाएगा। नाउ होल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन एंड URN यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ ग्रांटेड, सबको URN मिलेगा और अभी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होता है। फिर यहाँ पे ऑल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 112, जिन लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन मिला था 12A के हिसाब से लाइफ टाइम के लिए,
नीड्स टू रजिस्टर देमसेल्फ इनटू सेक्शन 12AB। इनिशियली था कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स, मतलब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा आपको विदाउट कोई इंक्वायरी बैठाए। अगर आप पहले 12A के हिसाब से कर चुके थे पूरा लाइफ टाइम, तो आपको 3 साल दिया जाएगा, कोई इंक्वायरी आप पे नहीं होगा और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पर उसके बाद आपको 12AB के अंदर करना ही पड़ेगा। 12A के अंदर कराइएगा तो इंक्वायरी बैठेगा आपके ऊपर, मतलब इंक्वायरी से अंदर जो भी इंक्वायरी उन लोग करेगा। फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल रजिस्ट्रेशन विद इन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन, मतलब अभी का रजिस्ट्रेशन 12AB का रजिस्ट्रेशन, तो 6 मंथ प्रायर फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटीज़। तो जो भी आपका अर्लियर पर रहा स्टार्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब आप समझ लीजिए ट्रस्ट का कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हो, तो उसके पहले अगर आपका 6 महीना पहले, 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटीज़, जब भी आप एक्टिविटी स्टार्ट किए उसके 6 महीना तक, 6 महीना के बाद तक आपको 12A नया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल रजिस्ट्रेशन में करना पड़ेगा, मतलब 12AB में घुसना पड़ेगा। तो बस यही है कि यहाँ पे एक था कि 12A या AB है, वो उस पर 1023C लगेगा 12AB पे आने के लिए। तो मतलब मैं आपको जिसको और आपको डीपली समझा दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसमें आपका एनोनिमस डोनेशन है 3 केस है, मैं एक ही केस बता रहा हूँ। तो इसमें एनोनिमस डोनेशन है 5 लाख का, अदर डोनेशन है 3 और टैक्सेबल इनकम है, अदर टैक्सेबल 7। आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो कैसे कीजिएगा, पहले देखिए एनोनिमस का करेंगे। एनोनिमस 5 लाख है, इसमें आपको एक डिडक्शन मिल जाएगा, वो क्या है 5%। एक तो स्टैट्यूटरी लिमिट है 1 लाख का, या फिर 5% ऑफ टोटल डोनेशन। टोटल डोनेशन 5 + 8, 8 लाख के ऊपर 5% 40,000, दोनों में से हायर कौन, 1 लाख, वो 1 लाख माइनस हुआ तो टैक्सेबल एनोनिमस हो गया 4 लाख, 4 लाख पे 30%, 1,20,000। फिर आपका इसको हटा के रिमेनिंग इनकम कितना हो रहा है, इसका 3 लाख, इसका 7 लाख, तो 10, और जो एनोनिमस डोनेशन बाकी जो 1 लाख था उसका 1 लाख। तो फिर इस पर पहले तो ये 11 लाख, फिर इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगा 15% का। उसके बाद जो जितना आपको आया उसके ऊपर टैक्सेस में कुछ इनकम अप्लाइड हुआ नहीं है तो उस पर लगा देंगे, बस इतना ही है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, नेक्स्ट इसमें देखिए आपको इनकम फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और ये कॉर्पस दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे इनकम अप्लाइड भी दिया है। इसको कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से बता दे रहा हूँ कि इनकम फ्रॉम अदर देन वॉलंटरी 4, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 1, तो टोटल इनकम आपका 5 लाख होगा। ये तो लेंगे नहीं, कॉर्पस को इनकम में नहीं इंक्लूड करते, वो नहीं लिया। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया 15% का, रिमेनिंग बैलेंस इतना आया, माइनस कर देंगे इनकम अप्लाइड, फिर टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि इसमें टैक्सेबल इनकम आया, फिर इसमें टैक्स लगाएंगे, स्लैब रेट पर निकलता है, फिर हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे, टोटल टैक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बहुत ही आसान है ये भी। इसमें लिखा है कि 70 लाख आपका इनकम हुआ है, 15 लाख अप्लाई किए हो, और इसमें एक और है कि कुछ 32 लाख, एग्जांपल केस 1 से बता रहा हूँ कि 32 लाख जो है ये डीम्ड अप्लाइड है आपका, मतलब आपको अभी तक मिला नहीं है पर आपने अप्लाई कर दिया। अब जो 32 लाख को है आप डीम्ड अप्लाई का था कि आपको कुछ ईयर तक यूज़ कर देना चाहिए, वो 5 ईयर्स का शायद था, मुझे याद नहीं, एक बार आप देख सकते हैं। 5 जो भी था उतना देर में आपको यूज़ कर देना चाहिए, और एज्यूम कर रहे हैं कि सारा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो नहीं था कि परमिशन लेना पड़ता है फिर देना पड़ता है, वो सब दे दिया। तो अब देखिए फिर लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2025-26, मतलब 25-26 में, ये तो प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 का बना रहे अभी हम लोग। तो इसमें अच्छा यहाँ पे 24-25 होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर यहाँ 23-24 है, तो जो भी फिर लिखा है कि असेसमेंट मतलब 25-26 में वो 32 लाख में से 12 लाख यूज़ हो गया, अप्लाई कर दिया, फिर इतना अप्लाई किया, फिर इतना अप्लाई किया। अब देखिए ऐसा तो बोला जाता है कि नेक्स्ट ईयर तक फुल अप्लाई कर देना चाहिए, तो अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे पहले देखिए इसमें लिखा है कि 2024-25 का भी निकाल लें, जी हाँ ये 24-25 का निकाल लें और 27-28 का भी निकाल लें। तो देखिए 24-25 का तो पहले 70 किए, माइनस किया, उसमें 15% स्टैंडर्ड बैलेंस आ गया, इसमें अप्लाई किया, अप्लाई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो अप्लाई हुआ, और फिर यहाँ पे डीम्ड अप्लाई पूरा 32 ही लेस कर दिया पहले, अभी पहला साल में, क्योंकि हम मान के चले थे कि नेक्स्ट ईयर तक ही अप्लाई हो जाएगा, तो 12.5 लाख ईयर। यहाँ पे ये नोट लिखाऊँ कि बोला 32 लाख डीम्ड अप्लाई करके लेस कर दो, अभी तक मिला नहीं, मिलेगा तो अप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2025-26 जो अगर होगा, मतलब जो प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 में
तो 12 लाख ही मिला है यहाँ पे। देखिए 12 लाख ही हुआ असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो 32 माइनस 2 मतलब 20 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे जहाँ पे यहाँ पे लिखा था कि 2027-28 तक का बनाना है, तो 27-28 में मतलब असेसमेंट ईयर 2027-28, असेसमेंट ईयर 2027-28 में ये और ये तब तक मतलब प्रीवियस ईयर ये सब है। तो 12 और 11 अप्लाई हो चुका है। तो 32 लाख अप्लाई के लिए हम किए थे, 12-11 अप्लाई हो चुका है, 23 लाख अप्लाई हो गया है। तो फिर जो टैक्सेबल अभी रहेगा वो 9 होगा। मतलब समझ रहे हैं, पहले साल में आपको 32 पूरा अप्लाई करने दे दिया, पर आप क्योंकि 32 को नहीं यूज़ कर पाए थे, ये था यहाँ पे कि नेक्स्ट ईयर समझ लीजिए आप था 32 यूज़ नहीं कर पाए, 12 यूज़ किया, तो जो 20 लाख होता है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वही है कि 32 लाख है 2000 मतलब 27-28 में। फिर आप यहाँ पे अप्लाई कितना कर दोगे, 32 लाख जो आपका यहाँ पे था, मतलब 32 लाख माइनस 23 कर देंगे, जो 11 मतलब असेसमेंट ईयर 27-28 अगर है, असेसमेंट ईयर 27-28, तो प्रीवियस ईयर ये और ये यूज़ हो चुका होगा, तो इसीलिए ये कर देंगे। अगर अब असेसमेंट ईयर 28-29 का निकालोगे तब तक तो तब सब हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर मतलब 2027-28 में 9 भी मिल गया था, तो प्रीवियस ईयर तो 27-28 हो जाएगा 28-29 के लिए, तो पूरा अप्लाई हो गया। तो वैसे करके ये यहाँ पर भी वैसे ही लिखा है कि बोला 32 लाख डीम्ड अप्लाई है, लेस कर देंगे, अभी तक नहीं मिला, मिलेगा तो देखिए 2025-26 में भी वही किए कि 32 पहले लेस कर दिए थे, पर 12 ही अप्लाई किए, तो बाकी जो 22 है वो इस साल हम इनकम में ऐड कर देंगे, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। फिर 2027 में 23 अब तक यूज़ कर लिया, तो जो 9 लाख बचा है वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए कि थोड़ा सा समझने का, बाकी चीज़ें बाकी बहुत आसान है। पहले देखिए प्रीवियस ईयर आपको समझना पड़ेगा 23-24 है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर 23-24 है। अब देखिए पहले तो पहला केस ए का निकालते हैं, जो कि बहुत आसान है। इनकम 20 लाख की है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मारे, उसमें 15% का बैलेंस आया और अप्लाई कर दिया। यहाँ पे लिखा था कि अप्लाई इतना किए और टैक्सेबल इनकम आ गया फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक, नेक्स्ट में कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, मतलब है, एंड हैज़ ऑप्टेड फॉर अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ इनकम, जो भी आपका अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ इनकम है ये, उसमें से क्या कह रहा है, अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ इनकम ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, दैट इज़ 23-24, मतलब जो 23-24 आपका प्रीवियस ईयर है, एंड हैज़ एक्चुअली स्पेंड इतना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब काइंड ऑफ ये डीम्ड का समझ लीजिए कि डीम्ड में आपका इतना यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा एक सेकेंड, अच्छा हाँ, तो इसमें है कि अच्छा इसमें जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन 2 का जो असेसमेंट ईयर का निकल रहा है, असेसमेंट ईयर 23-24 का निकल रहा है, इसमें इतना लेस करके 27, इसमें क्या लिखा है कि इसमें मान रहे हैं कि हम लोग कि जो आपका मतलब ये हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आपने एक जैसे कि अप्लाई यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई किया है, मतलब टू डीम्ड वाला हम लोग अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर में समझ लीजिए आपने बोला था कि हम इतना ये कर लिए, क्या बोलते हैं, इतना यूज़ कर लिए, तो उसको लेस कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपने 27,800 यूज़ किया था एक्चुअली स्पेंड, तो इसलिए इस बार आप उसको एज अप्लाई लेस कर पाएंगे। तो टैक्सेबल है तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा 12,81,600। बढ़िया असेसमेंट ईयर यहाँ पे देखिए लिखा भी है, फॉर द एजम्पशंस 13,49,400 इज टैक्सेबल अंडर द असेसमेंट ईयर 2024-25। On the second assumption, the total income of the previous year 31/3/2022 shall be nil and 12,81,000 shall be treated as taxable income in the assessment year 23-24। मतलब प्रीवियसली असेसमेंट ईयर जो आपका था यहाँ उसको हम नील मान लिए, ज़ीरो मान लिए, तो उसमें कुछ इनकम नहीं आया। तो इस बार का जो आपका असेसमेंट ईयर का जो इनकम आएगा 23-24 का, इसमें हम लोग प्रीवियसली जो 67 था उसको लेस कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ऐसा ही है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से कर दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। इसमें आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया 4,40,000। अब यहाँ पे लिखा है कि 2,15,000 कैश रिसीव हुआ है एंड द रिमेनिंग इतना टू बी रिसीव, मतलब जो आपका 2,25,000 है ये अभी तक आपका रिसीव हुआ नहीं है, टू बी रिसीव है, अभी तक आपको रिसीव किए नहीं। तो इसीलिए पर फिर भी हम यहाँ पे फिर नीचे लिखा हुआ है कि द ट्रस्ट एक्साइड ऑप्शन फॉर अप्लाइंग द अनरियलाइज इनकम, मतलब बता रही है अभी तक आपका रिसीव नहीं हुआ है और फिर ट्रस्ट इसको क्या कर दिया है, ये रिसीव हुआ भी नहीं अभी तक,
बट उसको रिसीव में भी मान लिया है और फिर अपना अप्लाई भी कर दिया उसको कि हाँ भाई आप इनकम अप्लाई दोगे। फिर देखते हैं यहाँ पे, देखिए इनकम आपका 4,40,000 हो गया। अब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है 7,20,000, उसमें 4 लाख आपका कॉर्पोरेट है, 4 लाख लेस कर दिया वॉलंटरी में, आपका कितना आ गया, टोटल इनकम लेस कर दी 15%, बैलेंस आ गया। अब इसमें नॉर्मली लिखा है कि 70,000 चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ हो गया, तो 70,000 लेस भी कर दी। फिर एक बैलेंस आया। अब यहाँ पे लिखा है कि डिटरमाइंड ही हैज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर अप्लाइंग अनरियलाइज इनकम, जो अनरियलाइज इनकम है 2,25,000, ये तो आपका अनरियलाइज मतलब तक को मिला ही नहीं है, बट ये फिर ये ट्रस्ट क्या किया है, इसको अप्लाई भी कर लिया 2,25,000 का इन द ईयर ऑफ रिसीट, दैट इज 24-25। तो फिर यहाँ पे लेस कर दिए और फिर आपका टैक्सेबल इनकम आ गया। और फिर वहाँ पे लिखा है कि इसको अगर ईयर ऑफ रिसीट 2024-25 ही था, मतलब इसको मिला नहीं था 30, देखिए 24-25 में इसको मिलना था, तो ये तो हम बना रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 का, मतलब प्रीवियस ईयर का ये सब स्टेटमेंट बनेगा, तो समझ लीजिए इसको असेसमेंट ईयर में मिल गया 2,25,000 पूरा ही मिल गया, बट ये 18,000 ही यूज़ किया 24-25 में और 32,000 यूज़ किया 25-26 में। तो अगर आप 27-28 का अगर आप बनाइएगा, हाँ जो भी बजट होगा, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, वैसे टाइप का ही है कि आपने तो 2,25,000 पूरा लेस किया था, बट आपने अभी तक 18,000 ही यूज़ किया है 24-25 में, 25-26 में 32 ही यूज़ किया है। तो जो आपका डीम्ड अमाउंट डीम्ड एज इनकम इन असेसमेंट ईयर, मतलब जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा उसमें इतना और जुड़ जाएगा आपका 1,75,000, क्योंकि आपने अभी तक ये अब उस समय तो आपने अप्लाई करके लेस कर लिया था, बट अभी तक आपने यूज़ नहीं किया, तो इतना आपका इनकम में जुड़ जाएगा। ये 26-28 के लिए। फिर अगर आप वैसे अलग अलग के लिए करोगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था उतना ही माइनस करके आपको आगे आ रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं वापस बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो था थोड़ा सा इशू हो रहा था, अब मैं थोड़ा सा इसमें बहुत assumption के ऊपर भी है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो प्रीवियस ईयर था ना, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 का नहीं बात कर रहे हैं, 22-23 का बात कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ अमाउंट था अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ अमाउंट, उसको आप पूरा ही यूज़ कर रहे, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं ना डीम्ड करके पूरा यूज़ करते रहो, वैसे आपने कोई समझ लीजिए समझ लीजिए 1 लाख रुपया आपने पूरा वहाँ पे यूज़ कर दिया था, तो अब आपको 1 लाख रुपया 23-24 में पूरा यूज़ करना था आपने, मतलब उस 22-23 का असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो आपने बनाया था प्रीवियस ईयर 22-23 का, उसमें तो आपने पूरा 1 लाख ही यूज़ कर लिया, तो अब आपको नेक्स्ट ईयर मतलब 2023-24 में वो 1 लाख को यूज़ करना था, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 या 3 में भी पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, 1 लाख अभी तक यूज़ ना होकर खाली 67,800 ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जो बचा वो आपका और टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि जो मतलब प्रीवियस इनकम नील हो गया था, मतलब मेरा कुछ प्रीवियस ईयर का इनकम बचा ही नहीं था 2000, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए मेरे पास इनकम बचा ही नहीं है, कुछ नील है, एंड 12,81,000 जो हो जाएगा, इसमें बस बहुत एजम्पशन के ऊपर है कि फिर देखिए इसमें हम वो 1 लाख लेस करके समझ लीजिए 1 लाख लेस किए थे तो आपका नील हो गया था, एजम कर रहा हूँ 1 लाख, तो अब आपने 67,800 यूज़ किया, तो अब आप बस 67,000 यहाँ पे वो मतलब अब हम लोग का एक्चुअल में करना क्या चाहिए था, 1 लाख माइनस 67 जो भी आया उसको ऐड करना चाहिए था, बट यहाँ पे वो ना करके क्या कर दिया इन लोग, वो 67,800 को है उसको अभी लेस कर दिया है, मतलब असेसमेंट ईयर जब आप बना रहे हो 23-24 के लिए तब आपको इतना लेस कर दिया है, वहाँ पे वो ना करते हुए, क्योंकि वहाँ पे फिर इनकम नील मान लिया है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही आसान है, 5 मिनट का ही चीज़ है, इसमें बताते रहो एक से। तो देखिए इसमें कि आपका इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज अंदर सेक्शन 10 है वो 4,50,000 है। अब मैंने पहले ही बताया था कि सेक्शन 10 के अंदर सारा इनकम आपका टैक्सेबल होगा, खाली सेक्शन 10(1) सब सेक्शन 1 जो कि एग्रीकल्चर और सब सेक्शन 23 जो कि मेडिकल हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल वाला के लिए देखता है, उसमें भी आपने कुछ ये पढ़ा था कि वो क्यों होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का होना चाहिए, ब्ला 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 जो भी था। तो इसमें वही है कि आप यहाँ पे ऐड कर दिए इंटरेस्ट डोनेशन आपका ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डोनेशन एग्रीकल्चर इनकम देखिए लिखा हुआ है 10 लाख, एग्रीकल्चर इनकम नील माने क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाता है 10A का, अगर टोटल इनकम आया उसमें 15% लेस किया और यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है 40 लाख रुपये लगा, अप्लाई कर दिया, टोटल इनकम बनी कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने यहाँ पर पढ़ दिया होगा, क्वेश्चन बता रहा डायरेक्टली, तो देखिए इनकम 12 लाख ले लेंगे, टैक्स कर देंगे डिडक्शन, बैलेंस आ गया, यहाँ पे अप्लाइड तो 6 लाख है। अब यहाँ पे जो है ना जो एक और अप्लाइड किया हुआ है 3 लाख का, वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में डाला हुआ है, वो इन्वेस्ट किया है 3 लाख का, तो यहाँ पे हम लोग
भी अप्लाइड कर देंगे अंडर सेक्शन 112 का क्या कह रहा था, ये रहा 112 क्या है, एक्यूमुलेटेड स्पेसिफिक पढ़ के इसलिए पर हम लोग मान के चलते हैं कि 112 में हम जो अप्लाई किए और आप सारा सेटिस्फाई कर दो कंडीशन। क्या सेटिस्फैक्शन कंडीशन था कि 5 लाख वाला पीरियड था, स्पेसिफाइड पीरियड और 1 साल तक आप अप्लाई हो जाना चाहिए, तो अप्लाई हो चुका होगा, कर दिया होगा फंड स्टेटमेंट कर दिया होगा, इन्वेस्ट किया होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 11 सबसेक्शन 5 के अंदर, और ये डोनेट नहीं किया है किसी और ट्रस्ट को। तो बस इतना ही था और फिर आपका टैक्सेबल इनकम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपने देख लिया होगा, बहुत ही आसान है, यहाँ पे डायरेक्ट बता सकता हूँ इसमें भी। तो देखिए इसमें आपका ये इनकम देखिए, यहाँ से देखता हूँ 10 लाख ऐड किया इनकम इंजीनियरिंग कॉलेज का, प्रॉपर्टीज़ का ऐड किया, पूरा बिजनेस ऐड किया, टोटल इनकम आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला बैलेंस आ गया और अप्लाइड आ गई है, तो आपको समझ में आना होगा। बट यहाँ पर लेस 2 और क्यों लेस हो रहा है, ये हो रहा है कि आउट ऑफ दिस जो 2 लाख था वो वॉज नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे जो एक आपने पहले भी एक क्वेश्चन अभी किया हुआ थोड़ा देर पहले, जिसमें एक इनकम था जो कि अभी हम तो रिसीव हुआ नहीं है, बट फिर भी हम उसको इसमें इंक्लूड कर दिए रिसीव मान के, और फिर उसको एज अप्लाइड भी मान लिए कि ठीक है जैसे ही हमको रिसीव होगा नेक्स्ट ईयर में तो हम उसको उस समय अप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पे वही है, वहाँ पे लेस कर दिए, फिर यहाँ पे रिसीव भी माने थे, तो यहाँ पे उसको अप्लाई भी कर दिया। एज वी गिव एप्लीकेशन दैट दिस 2 लाख विल बी अप्लाइड इन द नेक्स्ट ईयर, तो 18.3 आपका आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान है, ये आपको प्लस करना है लेस करना है। इसमें खाली लिखा है कि विच इंक्लूड रिपेमेंट ऑफ लोन फॉर कंस्ट्रक्शन 3.5 लाख। अगर आपने सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 पढ़ा था, जो कि यहाँ का था कि 85 अप्लाई क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें यहाँ पे था कि रिपेमेंट ऑफ लोन कैन बी डिडक्टेड एज अप्लाइड इनकम। तो यहाँ पे वही है कि कोई बात नहीं, अगर 3.6 लाख हुआ है फिर भी इसको पूरा आप वही अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ये भी एक नॉर्मली क्वेश्चन कोई खास है नहीं, एक सेकेंड। तो 13 में देखिए आपका बहुत कुछ यहाँ एजम्पशन पे चलता है, तो एजम्पशंस का भी बात करते हैं। देखिए 2,50,000 का इनकम है, 2,50,000 इनकम ले ली, सैलरी डिडक्शन लेस कर दिया। अब इस 2,50,000 में कह रहा है कि 20 लाख जो है आपका वो एक्रूड है, मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुआ, जैसे पहले भी है बहुत बार इनकम रिसीव अभी तक हुआ नहीं है बट फिर भी हम उसको इंक्लूड कर देते हैं और फिर हम उसी को एज अप्लाइड भी लेस कर देते हैं। यहाँ पे वही हम लोग किए हैं, एक्रूड इनकम नॉट रिसीव, उसको अप्लाई करके लेस भी कर दिया है। तो फिर इसमें अलग अलग बात कह रहा है। अब इसमें कुछ है, अब एक्सपेंसेस तो 55 लाख कर दिया, हाँ डेप्रिसिएशन भी है। तो देखिए डेप्रिसिएशन का यहाँ पे है, इसको लेस नहीं किया, क्यों नहीं लेस किया, हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि जब आप मशीन खरीदे थे ना तभी आप पूरा का पूरा वैल्यू भी आप लेस कर दिए थे। आपको पता याद होगा कि ट्रस्ट पूरा का पूरा वैल्यू भी लेस कर सकता है, अगर पूरा वैल्यू लेस किया तो डेप्रिसिएशन वो लेस नहीं कर पाएगा। फिर तो यहाँ एज्यूम किए हैं कि पूरा का पूरा वैल्यू लेस कर दिए। फिर अब यहाँ पे एक है कि एक 30 लाख आपने सेट अपार्ट किया था, वही स्पेसिफिक जो था ना सेक्शन 11(2) के तहत स्पेसिफिकली जमा करते हैं कि कुछ यूज़ कर पाए तो वो भी आप लेस कर सकते हो। बट इसमें क्या हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, लीज एक्सपेंशन ऑफ हॉस्पिटल अमाउंट जो है वो 7 तारीख को पे हुआ है, एज द लीज एग्रीमेंट जो है वो 31 को साइन हुआ। अब आपको उसमें पता होगा कि जो यहाँ पे है ये रहा, यही सामने ही है, ये 2 वाले में कि आपको फर्निश भी करना पड़ता है स्टेटमेंट। अब 31 मार्च को आपको लीज एग्रीमेंट से हुआ ही है, तो आप क्या ही फर्निश कर पाओगे डिटेल, तो आप इसका यहाँ पे आप मतलब 11(2) सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो यहाँ पे ये है कि इसको लेस नहीं कर पाए, क्योंकि एज्यूम किए कि कंडीशन ऑफ सेक्शन 11(2) आर नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि आप फर्निश नहीं कर पाए डिटेल, क्योंकि आपका लीज एग्रीमेंट ही 31 मार्च को हुआ। तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट ईयर कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे उसको। बट बस यही है कि यहाँ पे फिर मिल ले लिए, तो बस वही ईआर पैकेज है उसको लेस कर दिया, परचेज ऑफ डेस्कटॉप उसको लेस कर दिए, यहाँ की रूटीन का मैं बताया पहले उसको लेस किया, तो आपका टैक्सेबल निकल गया। क्वेश्चन 16 एक है कैपिटल गेंस का, तो इसमें लिखा है कि आपका कॉस्ट, एक आपने एसेट ट्रांसफ़र किया था उसका कॉस्ट था 2,40,000, उसको आपने ट्रांसफ़र किया 3,60,000 और एक नया एसेट खरीदा 3 लाख का, मतलब 3 लाख पूरा यूटिलाइज़ नहीं किया, तो आप पहले पूरा यूटिलाइज़ करते तो आपको फुल एग्जाम्पशन मिल जाता, और आपने पूरा नहीं किया तो आपको कितना एग्जाम्पशन मिला, कितना एग्जाम्पशन क्या था मैंने बोला था, मैंने उस समय आपको बोला था कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट उसका था सेल ऑफ द न्यू एसेट, मतलब सेल ऑफ ऑल एसेट जो 3,60,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ ऑल एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 60, मतलब एग्जाम्पशन आपको 60,000 का मिल जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, तो फिर ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको फट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एनोनिमस डोनेशन का वर्किंग, तो एनोनिमस डोनेशन यहाँ पे लिखा है 3 लाख से आउट ऑफ 5.75 लाख में। अब यहाँ पे एक वर्किंग की आप हायर ले सकते हैं, तो 1 लाख आता है 5% और 5% का मतलब 2,28,750 आया, इसमें हायर 1 लाख। अब 1 लाख जो है वो लेस कर दिए, मतलब 3 लाख से 1 लाख लेस कर दिए, तो 2 लाख आपका एनोनिमस डोनेशन है जिस पर 30% टैक्स लगेगा, तो इतना टैक्स है। अब ये 1 लाख जो इस पर तो स्लैब लगेगा,
तो यहाँ डोनेशन दिए 2.7 लाख एनोनमस को हटा के, फिर यहाँ एनोनमस जोन दिए 1 लाख क्योंकि इस पर स्लैब लगने वाला है। फिर यहाँ पे 15% स्टैंडर्ड दिए, बैलेंस आया। फिर यहाँ अप्लाई किया उतना किया 18 और -5 लाख कर दिया क्योंकि कैश में हुआ है। अब 5 लाख, अब 10,000 से ऊपर पहले ही बताया था कि अगर कैश में आप पेमेंट करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो हाँ, पूरा टैक्सेबल हो गया, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया 13 लाख। फिर यहाँ पे है कि आप एक्यूमुलेटेड किए थे कोई इनकम 16-17 को 15 लाख का। अब देखिए 16-17 को किए तो 17-18-19-20 और 5 ईयर के लिए 20-21, फिर उसके बाद 21-22 और अभी फिर आपको पता था ना मैक्सिमम ईयर जो 5 ईयर होता है, ये पूरा 5 ईयर तक लिया प्लस 1 ईयर, तो 22-23 मतलब द ट्रस्ट इतना स्पेंड कर लिया है अप टू 22-23 तक। अब 22-23 तक इतना स्पेंड कर लिया, अब इसके बाद करेगा तब भी अब हम लोग इसको भूल ही जाएंगे, अब ये होगा ही नहीं। तो ये ही फाइनल करता है 5 जो मैक्सिमम पीरियड है प्लस 1 ईयर, तो 22-23 तक इतना आपका खर्चा कर लिया 15 लाख का जो आप एक्यूमुलेट किए थे। मतलब अभी तक उसमें आप एक्यूमुलेट किए थे 15 लाख का, आप सेक्शन 11(2) यूज़ करके पूरा 15 लाख तक किए थे, पर अभी तक आप इतना यूज़ कर पाए हो, तो इतना नहीं कर पाए तो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यही एक इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये जो अमाउंट एक्यूमुलेटेड जो मैं पहले ही बता रहा था कि ऐड हो जाता है टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये टैक्सेबल होगा नहीं, ऊपर नहीं होगा। अगर ऊपर टैक्सेबल हो जाता तो इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लग जाता, पर नहीं, इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लगने देंगे। ये जो आपका यहाँ पे आया तो इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन खाली डोनेशन और मेन आपका रिसीट से आएगा, तो इसको ऐड कर दिए। फिर आपका इनकम आया, इसमें टैक्स निकाले, टैक्स नहीं देना है, और उसमें और जो 60,000 का यहाँ पे टैक्स था वो भी जोड़ दिए। फिर उसके बाद सेस मार्क के टोटल टैक्स मिल गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी थोड़ा सिंपल है, बट कुछ यहाँ पे है लॉजिकल। जैसे कि देखिए पहले तो 152.65 को ले लिया, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटी। अब बताया था कि सेक्शन 10 का खाली सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 23 ही आपका एग्जाम्प्ट होता है, बाकी सारा इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे 16 भी इंक्लूड कर दिया। फिर यहाँ पे है अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे डोनेशन है 10.5 लाख का, उसमें 2.5 इतना डोनेशन है, तो आप तुरंत कैलकुलेशन करना शुरू करोगे। बट आप आगे भी पढ़िए, देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी 7.25 का ये दिया है ग्रांट। अब मैं बताया था कि डोनेशन में ग्रांट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड होता है, स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे आप पहले तो डोनेशन रिसीव लिखे है तो 10.5 या 10.5 माइनस 2.5 कर दीजिए, ये आपका मेन डोनेशन हो गया। अब एनोनमस का कैलकुलेशन करते हैं। एनोनमस का क्या है, एक तो 1 लाख या तो 5% ऑफ 10.1 जो कि आपका टोटल डोनेशन है, पर टोटल डोनेशन इतना नहीं है, 7.25 पे आपका ग्रांट पे, मैं बताया था डोनेशन में ग्रांट भी जुड़ता है, तो 5% ऑफ इतना 90,000 आया। हायर क्या आया हुआ 1 लाख, तो कितना था आपका 2.5 लाख का एनोनमस डोनेशन, उसमें 1 लाख लेस कर दिया, मतलब 1.5 लाख का 30% अंदर सेक्शन 115 BBC, तो आपका इतना टैक्स आया 45,000। अब वो 1 लाख जो बच गया तो एग्जाम्पशन क्या उस पर स्लैब लगेगा। तो यहाँ पे एनोनमस डोनेशन दे दिए 1 लाख, फिर यहाँ ग्रांट जोड़े 7.25, टोटल इनकम आ गया। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मार्क किया है। अब बारी है अप्लाइड इनकम्स का, इसका बढ़िया से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 12,000 जो है वो आप टीचर्स को पेमेंट किए, उसमें TDS काटना भूल गए थे, वो 95.5 में इंक्लूड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पार्ट भी एक और है, अगर आप और नीचे जाइएगा तो यहाँ पे लिखा है कि 3.5 लाख जो है, जो कि 5th में इंक्लूड है, मतलब 95.5 लाख में 3.50 लाख इंक्लूड है। ये जो अमाउंट है ना अप्लाइड हुआ है बेनिफिट फॉर द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये फाउंडर का बेनिफिट के लिए हुआ है, तो ये तो हम अप्लाई नहीं कर सकते भाई, फाउंडर का बेनिफिट के लिए अप्लाई हुआ है, हम इसको अप्लाई में क्यों कर दें, टैक्स वाला क्यों करने देगा। तो देखिए पहले इसको अच्छा से करते हैं। यहाँ पहले अमाउंट पेड किया है टीचर और कॉन्ट्रैक्ट को 12 लाख का। ठीक, अब मैंने TDS वाले सेक्शन में बताया था कि अगर वो एक तो पूरा ही नहीं करने देंगे, पर अगर वो आपका रेसिडेंट है तो उस पर उसका 70% मतलब उसको 30% माइनस करते तो उसका 70% अलाउ करेंगे। इसका 70% कितना है 8.4 अलाउ करेंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे अदर अमाउंट कर दिए, यहाँ पे 95.5 जो था उसमें माइनस कर दिए 12 लाख कि ये पूरा 12 लाख अलग करके 85.3 अलग कर दिए, इतना कर दिया। अब 12 लाख में हम पूरा 12 लाख ले नहीं सकते, 70% ले सकते हैं, तो 8.4 ही ले सकते हैं। तो 83.5 और 8.4 ये इसको ऐड करके कितना होगा 83.5 प्लस 8.4, 83.5 प्लस 8.4, तो आप 91.9 लाख ले सकते हो। बट आप यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा है कि 3.5 जो है वो अप्लाई हो गया है बेनिफिट ऑफ फाउंडर पे, तो इसको भी आप नहीं ले सकते। और ये ले तो नहीं सकते, पहला तो है कि आप इसको अप्लाई के हिसाब से भी यूज़ ही नहीं कर सकते, बट जो आप अमाउंट जो बेनिफिट ऑफ फाउंडर के लिए यूज़ किया इस पर अलग से टैक्स भी लगेगा आपको।
तो यहाँ पे आप इसको और लेस कर दिए तो आपका यहाँ पे अमाउंट अप्लाइड इतना आ गया। फिर कंप्यूटर खरीदे इतना आया। अब मैं बता रहा था ना कि 3.5 लाख जो है ये लेस तो पहले आपने किया क्योंकि आप इसको ये नहीं कर सकते, अप्लाइड के हिसाब से नहीं कर सकते, बट अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्योंकि इस पर टैक्स भी लगेगा। लिखिए, अब ऐड किया क्योंकि इस पर टैक्स भी लगेगा। पहले लेस किया कि अप्लाइड ना हो, अब ऐड किया कि इस पर टैक्सेबल भी हो, बट ये MMR पे नहीं लगेगा, नॉर्मल स्लैब पे लगेगा। फिर है एक्यूमुलेटेड, ये 20 लाख का एक मशीन एक्यूमुलेशन किया था 20 लाख का प्रीवियस ईयर 22-21 में फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर के लिए फॉर एक्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। द लैंड वॉज परचेस 2 साल के लिए किया था, तो 22-21 मतलब 21-22 और 22-23 तक। अब उसके बाद इस पर 15 लाख खर्चा हो चुका है, परचेस किए थे, और डेवलपमेंट 2 लाख का लग चुका है। ठीक, तो जितना नहीं लगा मतलब वो वापस ऐड कर देते हैं हम लोग, तो 20 में -15 और 2 ऐड लेस करके वापस उतना ऐड कर दिए कि भाई इतना ठीक है, इतना वापस टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे एक और है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, ये जो है यहाँ पर नोट भी लिखा मैंने कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर कान बी डिडक्टेड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, तो इसको कुछ नहीं दिया, नील। टोटल इनकम आया, इस पर स्लैब निकाला, फिर टैक्स ऑन एनोनमस वाला यहाँ से ले लिया, टोटल टैक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल इनकम का 55.5 लाख आ रहा है, 50 लाख से ऊपर आ रहा है। मैंने बोला था कि टैक्स इसका स्लैब पे निकलता है तो इसमें सरचार्ज वर्चार्ज भी आएगा, तो टोटल टैक्स आया, उस पर सरचार्ज लगा 10% क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, तो 10% ऑफ टैक्स होता है, तो इतना आ गया ऐसा वो 50 लाख। फिर उस पर सेस लगाया इतना 4% का, तो टैक्स लायबिलिटी आपका 17,33,160 आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, इसका देखते हैं फटाक से। तो यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट है आपका लिखा हुआ है 425, पर अगर आप पढ़िएगा तो लिखा है कि यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 32 लाख का है, उसमें कॉर्पोरेट 3 लाख। देखिए यहाँ पे पहले वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इसमें इंक्लूड है, और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में 3 लाख कॉर्पोरेट है और 5 लाख एनोनमस है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 लाख हो गया, फिर 32 लाख का 5% 1.6 लाख हो गया, हायर 1.6 लाख, मतलब 5 में से 1.6 लेस कर दो तो 3.4 एनोनमस हो गया। तो हम लोग जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसमें से एनोनमस और कॉर्पोरेट को डिडक्ट करके कितना आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस थी अवॉइड ले आए। फिर देखिए जो वॉलंटरी आते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं वो पहले से ग्रॉस रिसिप्ट में, इसलिए उसको ऐड नहीं किया। टोटल इनकम आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिए बैलेंस आ गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इनकम फ्रॉम मेडिकल कॉलेज सोली, पहले तो यहाँ पे एक्सपेंसेस 105 लेस कर दिया अप्लाई करके। फिर यह है इनकम फ्रॉम मेडिकल कॉलेज 10 लाख सोली है। अब याद है सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 के हिसाब से देखें तो उसमें हम लोग एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है 10 लाख एग्जाम, क्यों है एग्जाम वो हॉस्पिटल वाला में, क्योंकि इसका टर्नओवर 5 करोड़ से भी नीचे है, तो इसलिए इसको एग्जाम कर दिया। फिर है ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ 1, जो नंबर 1 पे उस पर 55 लाख हैज एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, हाउएवर अ सम ऑफ 18 लाख हैज़ रिसीव्ड ऑन लास्ट डे। अब ये वही है कि 50 लाख तो रिसीव हुआ नहीं, डीम्ड रिसीव्ड है, उसमें इंक्लूड है, तो इसमें भी हम लेस कर दिए। और यहाँ पे लास्ट डे में अगर कुछ मिलता है उसको भी आप लोग ये कर सकते हो, डीम्ड अप्लाई करके कि अगला साल कर देंगे, उसको भी लेस कर दो। दोनों अलग अलग अमाउंट है, मतलब इसमें नहीं कि 55 लाख मेंटेन जुड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट की द ट्रस्ट है 80 लाख उन लोग एक्सपैंडिंग के लिए किया है, बट अमाउंट पे हुआ है 24 में सैलरी वर्स है नहीं, तो इसमें वही एजम्पशन के ऊपर है, यहाँ एज्यूम कर ले क्या ROI फाइल कर दिया था, डिक्लेरेशन भी दे दिया है, तो 80 लाख यहाँ पे भी एज अप्लाइड इनकम लेस कर दिया। उसके बाद है सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर 22 लाख में 82, अब यहाँ डिप्रिसिएशन का है। अब डिप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पूरा 28 लाख भी ट्रस्ट 28 लाख पूरा ही लेस कर सकता है, तो 28 लाख पूरा लेस हो गया। फिर है यहाँ पे कि 35 लाख का है परचेस, बट 10,000 दिया है क्या एक्सीडिंग 10,000 कैश। अब इसमें आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको लेस ना करो क्योंकि 10,000 से ऊपर का कैश दे दिया है, या फिर आप लेस कर सकते हो कैसे कि टॉक्स ओनली अबाउट रेवेन्यू नेचर, मतलब यहाँ पे कि कैश पे पेमेंट अबव ₹10 लाख एंड डिप्रिसिएशन, इसमें डिप्रिसिएशन अगर आप 10 लाख से ऊपर 10,000 से ऊपर का अगर आप कैश पेमेंट कर दिए तो उस पर डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। ये होता है एसेट्स, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो तो कोई नॉर्मल खर्चा में तो ऑफकोर्स तो पूरा अलाउ नहीं करता है, पर अगर कोई एसेट खरीद रहे हो 10,000 ऊपर कैश से तो उस पर आप डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं कर सकते, तो इसमें डिप्रिसिएशन अलाउ आपको ऐसे भी नहीं करना, पूरा ही हम लेस कर सकते हैं, तो पूरा ही लेस कर दिया यहाँ पे 35 लाख। उसके बाद है रीपेमेंट लोन किया 15 लाख, वो लेस कर दिया है, टोटल इनकम आया उसके ऊपर। उसके बाद टोटल इनकम आया, फिर टैक्स निकाले, उस टैक्स पे एनोनमस टैक्स वाला जोड़ दिए, तो ट्रस्ट मतलब अच्छा टोटल इनकम आया तो इतना, अच्छा यहाँ टोटल इनकम निकालना, तो टोटल इनकम 21.5 लाख आया।
उसमें हम लोग एनोनमस वाला इनकम जो था 3.4 लाख, जो वहाँ पे नहीं थे उसको भी जोड़ दिए, तो टोटल इनकम यहाँ आ गया। यहाँ है 21.5 लाख पे स्लैब लगेगा और 3.30 लगेगा। जब टोटल इनकम निकालने के लिए कहता है तो हमेशा रहता है कि ये टोटल इनकम यहाँ आया और जो एनोनमस का इनकम था वो भी ऐड कर देना। बट टैक्स अलग अलग मिलेगा, टैक्सेबल अलग निकलेगा और टोटल इनकम ऐसा आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे पहले है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 50 लाख का है, उसमें कॉर्पोरेट 20 लाख इंक्लूड है, तो यहाँ पे लेस कर दिए 20 लाख। फिर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा, बैलेंस आ गया। फिर यहाँ पे कि 10 लाख का एक्सपेंसेस है, पर 30,000 क्रॉस चेक से दिया। अगर क्वेश्चन में क्रॉस चेक लिखा है, कैश लिखा है या फिर बियरर चेक लिखा है तो सब वही है, मतलब 10,000 से अब हम कैश पेमेंट कर दिए, तो कैश पेमेंट इंक्लूड होता नहीं है, तो 30,000 लेस कर दिए जनरल एक्सपेंस में। फिर ये यहाँ पे कि हाँ सैलरी पेड 40 लाख, वो पूरा लेस हो गया, 40 लाख पूरा हो गया। फिर यहाँ पे शॉर्ट कैपिटल गेन का है कि 5 लाख में एक खरीदे थे, उसका 10.5 लाख में उसको बेच दिया, और फिर उसी अमाउंट से, मतलब वो अमाउंट भी यूज़ करके हम 12 लाख का एक प्लेग्राउंड, एक और ज़मीन खरीद लिया। तो अब देखिए कैपिटल गेन निकलेगा तो 5.5 का कैपिटल गेन होता, बट क्योंकि आप पूरा ही यूज़ कर लिए तो ज़ीरो हो गया आपका, कैश पूरा ही यूज़ कर पाए, तो इसमें एग्जाम्पशन आप पूरा मिल गया। यहाँ एग्जाम्पशन होगा EMPT है, एग्जाम्पशन पूरा मिल गया। अब उसके बाद देखिए आप 10.5 लाख का मतलब आप पूरा यहाँ पे एग्जाम्पशन ले लिए, जो भी आप यूज़ किए थे। 10.5 लाख आपका कैपिटल गेन जो हो रहा था, मतलब कैपिटल गेन तो 5.5 जो हो रहा था, बट पूरा एग्जाम्पशन ले लिए। अब आप 10.5 लाख, तो 12 लाख का ज़मीन खरीदी, उसमें 10.5 लाख आपका यहाँ से मिल गया था, मतलब एक्स्ट्रा आप 1.5 लाख आए थे, तो उसको एज हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम ट्रीट कर लेंगे, तो उसको हम और लेस कर दिए। उसके बाद है कि 50,000 5 लैपटॉप खरीदा, उसको लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ है कि यहाँ ये 30 लाख एक्यूमुलेट किए थे, पर अभी तक 27 नहीं लगा पाए हैं, तो 3 वापस ऐड कर देंगे। फिर कंस्ट्रक्शन रूम का 1200 स्क्वायर मीटर का है, स्क्वायर फीट का है, और 1500 स्क्वायर फीट, 2 एडिशनल रूम 1500 स्क्वायर फीट, 1200 रुपया लगता है, तो 1500 स्क्वायर फीट इंटू 12 और 2, तो आपका फिर टोटल इनकम इतना आ गया आपका। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग 2 चैप्टर छोटा छोटा करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेके, जो कि है टैक्स ऑन इनकम।